हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों सेट नंबर 2 है ये जनरल अवेयरनेस का, और हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने दिल्ली पुलिस महाफाइनल सीरीज की थी, उसमें चैप्टर वाइज हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जो भी चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी करें हम प्रैक्टिस सेट, और ये है सेट नंबर 2 का, और हर सेट में रहते हैं 50 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 2 जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? इन इंडिया विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज? अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, देखो रेलवे नहीं होगा दोस्तों, जलमार्ग नहीं होगा, हवाई मार्ग नहीं होगा। जो सड़क है अंतिम डेस्टिनेशन, जो आपकी दोस्तों लास्ट डेस्टिनेशन है वहां तक सीधे पहुंचाती है, जबकि रेल या हवाई परिवहन टर्मिनल तक पहुंचने के लिए आपको और भी अतिरिक्त व्हीकल आपको करने पड़ेंगे, जैसे ई रिक्शा में आप जाते हो या फिर आप ऑटो करते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन एक ऐसा परिवहन है दोस्तों, ऐसी प्रणाली है जो घर से घर तक सेवा प्रदान करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? इन विच ईयर डिड इंडिया अडोप्ट ए ड्यूअल एक्सचेंज रेट फॉर द इंटरिम इंटरिम पीरियड? आपको ध्यान रखना है, इंडिया अडॉप्टेड द ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉर एन इंटरिम पीरियड इन मार्च 1992, क्योंकि दोस्तों 1991 के भुगतान संतुलन संकट के बाद भारत को विदेशी मुद्रा की तत्काल आवश्यकता पड़ी थी, और इसमें दो विनिमय दरें थी, दो एक्सचेंज रेट थी। एक है आधिकारिक दर, मतलब कि जो विदेशी मुद्रा को कुछ आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए उपलब्ध कराई जाती थी, और सेकंड एक बाजार आधारित दर। बाजार आधारित दर यह बैंकों के माध्यम से होने वाले लेन देन के लिए थी, और निर्यातकों को अपनी आय का कुछ हिस्सा बाजार दर पर वसूल करने का अवसर देती थी। तो राइट आंसर होगा कब बनाया था ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन फॉर द इंटरिम पीरियड 1992, मार्च 1992 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कटल, जीरी, चीरी, मोदुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? को ध्यान रखना है, कटाखल, जीरी, चीरी, मोदुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला सारी की सारी बराक नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बराक नदी एक सीमा पारीय नदी है जो भारत भारत में मणिपुर, मिजोरम और असम और बांग्लादेश से होकर बहती है। बांग्लादेश में यह सुरमा और कुशियारा नदियों में विभाजित हो जाती है, और जो बाद में मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बराक नदी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फोस्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? इसका राइट आंसर होगा, ये लिखा गया था अनीता देसाई। ध्यान रखेंगे, फास्टिंग या फिस्टिंग नामक उपन्यास अनीता देसाई द्वारा लिखा गया था, और यह उपन्यास दोस्तों एक परिवार की कहानी पर आधारित है। 1999 में इसे बुकर बुकर पुरस्कार के लिए भी चुना गया था, शॉर्ट लिस्ट किया गया था बुकर पुरस्कार के लिए भी। ध्यान रखना है, ये है फास्टिंग या फिस्टिंग किसका है? अनीता देसाई। क्वेश्चन नंबर 5, दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच डैश का अंतराल होता है? ये होता है प्रत्येक 4 साल के बाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फीसा सॉरी फीफा विश्व कप। ध्यान रखना है, तो फीफा विश्व कप हमेशा कितने साल के बाद होता है? 4 वर्ष के अंतराल के बाद होता है। अगला विश्व कप 2026 में 8 जून से लेकर 3 जुलाई तक खेला जाएगा, और जिसे यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सॉरी ऑप्शन थर्ड, 4 वर्ष के अंतराल में ये होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से डैश भाषा में लिखा गया था? शिल्पाधिकारम दोस्तों ये है, ध्यान रखेंगे, तमिल साहित्य के 5 महान साहित्यों या महाकाव्यों में से एक है, और ये लिखा गया था किसमें? तमिल भाषा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? इस योजना का नारा है, आपको ध्यान रखना है, इस योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद
39A डैश का विचार देता है। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का विचार देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और, दोस्तों आसान क्वेश्चन है, 1526 में बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी पहली लड़ाई? इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 10, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बेगमपुरी मस्जिद का जो निर्माण है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल के दौरान इसको निर्माण किया गया था, और ये मस्जिद दिल्ली के जहांपना शहर में स्थित है, और इसे जहांपना की मुख्य मस्जिद भी माना जाता है। राइट आंसर होगा, शासनकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो ध्यान रखेंगे आप, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना के लिए नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित किया था, और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर घेराबंदी कर कर कब्जा कर लिया था, और नंदों को आत्म समर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, किसको हराया था? गणानंद, या गणानंद भी बोल देते हैं इसको, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया? आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका, ये है जनजातीय मंत्रालय। ध्यान रखेंगे, जनजातीय मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा NISHTHA क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एनसीईआरटी के साथ दोस्तों सहयोग किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 13, राम साय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? अब दोस्तों बुंदेलखंड से समझ सकते हो आप, बुंदेलखंड कहाँ आता है? एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। ठीक है, ध्यान रखना है, राम साय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र में राय नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है, और राय नृत्य शैली का मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, विशेष रूप से कहां से? बुंदेलखंड क्षेत्र से। काफी लोकप्रिय है ये बुंदेलखंड में, और यह एक लोक नृत्य जो अक्सर त्योहारों और शुभ अवसरों पर किया जाता है बुंदेलखंड के अंदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? इस नृत्य का नाम है मैली अट्टम। मैल अट्टम है दोस्तों, ध्यान रखना है, मैल अट्टम एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु और केरल में फेमस है। इस नृत्य में कलाकार मोर की वेशभूषा में सजे होते हैं और मोर की तरह डांस करते हैं, इसलिए इसे मयूर या मोर नृत्य कहा जाता है, और ये अक्सर मंदिरों के उत्सव और धार्मिक आयोजनों में इसको किया जाता है दक्षिण भारत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज मैलियट्टम। क्वेश्चन नंबर 15, आर मुथुक्कनमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, मुथुक्कनमल तमिलनाडु की 7वीं पीढ़ी की अनुभवी नृत्यांगना है जो भारतनाट्यम की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। उन्हें इस प्राचीन नृत्य शैली संरक्षण और उसके प्रचार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मान मिला था। राइट आंसर होगा, हम कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट, भारतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना। क्या किया था इन्होंने? संरक्षण किया था, बचाया था। क्वेश्चन नंबर 16, सबकोशी डैश का स्थिरीकरण कर सकते हैं? ऑटोट्रोप्स कैन फिक्स डैश। सबकोशी दोस्तों, सबकोशी वो जीव होते हैं जैसे कि हरे पौधे और कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन जो खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करते हैं? वो लेते हैं और उसे ग्लूकोज जैसे कार्बनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो उनके लिए ऊर्जा का सोर्स बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्वेश्चन नंबर 17, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक डैश होता है। तो ध्यान रखना है, ये होता है
विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी, ये डिफेंस करेगा सिर्फ, ठीक है, नेट में बॉल नहीं फेंकेगा, क्या करेगा, डिफेंस करता है। ध्यान रखेंगे लिबेरो क्या होता है, वॉलीबॉल के खेल में एक डिफेंसिव विशेषज्ञ, इंपोर्टेंट डिफेंसिव खिलाड़ी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कहता है, महानदी केवल छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, दोस्तों ये गलत है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, लेकिन यह उड़ीसा राज्य से होकर भी बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये स्टेटमेंट गलत है। सोन नदी का उद्गम पंजाब से होता है, दोस्तों ये स्टेटमेंट भी अपने आप में क्या है, गलत है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से होता है, न कि पंजाब में। गोदावरी नदी हरियाणा राज्य से होकर बहती है, दोस्तों बिल्कुल इलॉजिकल है, गलत है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है और मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, इन सब से बहती है, हरियाणा से नहीं बहती है। अभी देखो ये क्वेश्चन बच्चे बच्चे को भी पता होगा, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये अपने आप में ठीक है, अपने आप में ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन 4, ठीक है, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। कहां पे मिलती है, त्रिवेणी में, प्रयागराज इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 19, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है, अपने आप में ठीक है स्टेटमेंट। सेकंड, बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद यह फिर से जीवित हो गए थे, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, दोस्तों अकॉर्डिंग टू बाइबल। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन मनाने के लिए है, दोस्तों ये कथन भी अपने आप में ट्रू है। गुड फ्राइडे यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने पर और उनकी मृत्यु के शोक और चिंतन के दिन के रूप में मनाया जाता है। सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था। इसका राइट आंसर होगा, इनका नाम था गुरु घासीदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 21, एलोरा गुफाओं में कितनी मंदिर और मठ हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, 34। कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये कहाँ पे है, ये है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है ये। और कैसी चट्टानों से बनी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बेसाल्ट चट्टानों से इनको बनाया गया है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। टोटल कितना है, कितने मंदिर और मठ है, 34, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, संगीतकार भजन सोपोरी डैश घराने के एक संतूर वादक थे। माना जाता है ये कहां के दोस्तों, कौन से घराने के थे, सूफियाना के। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। ध्यान रखना आपको, प्रसिद्ध संगीतकार भजन सोपारी सूफियाना घराने से एक संतूर वादक थे और माना जाता है इनका परिवार 6 पीढ़ियों से भी अधिक समय से क्या बजाता आ रहा है, संतूर, संतूर बजाता आ रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। कौन सा घराना है, सूफियाना। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ही, देखो डेट भी अलग अलग है सारी। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, जाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। आपको ध्यान रखना है, जाली है हिमाचल प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। ये अधिनियम है दोस्तों, जिसने अनुमति दी थी रोलेट एक्ट ने, रोलेट एक्ट 1919। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है। ध्यान रखना आपको, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है और इसे अक्सर वेस्ट मिनिस्टर या वेस्ट मिनिस्टर
मॉडल के नाम से जाना जाता है। दैट इज राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट ब्रिटेन। किस पे आधारित है? ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27, कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? ये खासकर उत्तर भारत में दोस्तों होता है, ध्यान रखना आपको। कजली तीज फेमस है राजस्थान में, विशेष रूप से मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्रों में इसको मनाया जाता है। एक पारंपरिक त्योहार है और ये मानसून के आगमन का एक प्रतीक और मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा इसको मनाया जाता है। इस त्योहार में भगवान शिव और पार्वती को समर्पित किया जाता है फूल, और इसमें गीत नृत्य और अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मोस्ट फेमस इन राजस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, बंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। डिस्ट्रक्शन, वेदरिंग, डिसॉल्विंग, रेनफॉल एंड लिथिफिकेशन आर द मेजर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। कहता है जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है ये सारी की सारी प्रोसेसेस जितनी भी हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ये सारी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हेल्प करती हैं निर्माण में अवसादी चट्टानों के। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। जैसे कि पक्षय मतलब कि जिसे बोलेंगे वेदरिंग, और अपर्दन मतलब कि इरोजन। इसमें क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें मौजूदा चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ती हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। विघटन मतलब कि डिकम्पोजिशन, और वर्षा मतलब प्रेसिपिटेशन। ये दोस्तों केमिकल प्रोसेस है जो खनिजों को खोलती है और फिर अपने आप में उनको मिलाती है, जिससे नए खनिजों को अवसाद के रूप में जमा करती हैं। सिलीभवन लिथिफिकेशन, सिलीभवन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लिथिफिकेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें अवसाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कह सकते हैं सिकुड़ जाते हैं, और सीमेंट की तरह कठोर हो जाते हैं और अवसादी चट्टानें बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ओजोन मोलिक्यूल? देखिए दोस्तों, ओजोन का फॉर्मूला क्या था? O3। एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 16, 3 है, 16 प्लस 16 प्लस 16, 16 3 48, कितना होगा? 48। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? सबसे ज्यादा थी दोस्तों, ध्यान रखना है, लगभग 86% के आसपास जैनियों की। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था? मोस्ट फेमस नारा, और ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? पहला कहता है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्री, विधायिका, सांसद संसद के सदस्य होते हैं और विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, ये ठीक है। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति, ये भी दोस्तों अपने आप में विशेषता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति नाम मात्र कार्यकारी होता है, जबकि सरकार का मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है। ये अपने आप में ठीक है। बहुमत दल शासन, ये भी अपने आप में ठीक है, क्योंकि चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक दल सरकार बनाता है और उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। राज्यसभा का विघटन दोस्तों ये विशेषता नहीं है, ये गलत है। राज्यसभा का विघटन दोस्तों संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा भंग हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? लघु वित्त बैंक दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अपने आप में क्या है? माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, वाणिज्यिक बैंक भी है, लेकिन आईडीबीआई ये नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, झिल्ली, प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर
और निकोलसन के तरल मेजोक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। साइंस बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में करना चाहिए साइंस को। When was Singer and Nicholson's flood mosaic model accepted as the foundation model for the interpretation of existing data on membrane proteins and lipids and their dynamics? कब इसको स्वीकार किया गया था? सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ये मॉडल डेमोस्ट्रेट करता है या कहते हैं डिस्क्राइब करता है सेल मेम्ब्रेन हैज ए फ्लड स्ट्रक्चर विद ए मोजैक और वेरियस कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और दैट कैन मूव फ्रीली विद इन द मेम्ब्रेन। ये क्या कहा गया था और इसको एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था 1972 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 35, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राइट आंसर होगा दोस्तों राज्यपाल लेता है। ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल लेता है शपथ उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी? सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश का, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजना में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर होगा यहाँ पे कह सकते हैं बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत की जो प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं जैसे कि विशेष रूप से दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक थी, ने देश के औद्योगिक आधार को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया था। और ये आधारित थी महाल नोबिस के मॉडल पर, जिसने भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी थी। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश पर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डैश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 131 अनुच्छेद 131 के तहत ये अनुच्छेद कहता है सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार और राज्यों के बीच दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने की शक्ति देता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। और सुनिश्चित करते हुए कि इन मामलों का निपटारा भारत की न्यायपालिका में उच्चतम स्तर पर किया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, अनन्य मूल। इसका मतलब है अनन्य मूल मतलब दोस्तों इसका अर्थ है कि ऐसे विवादों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा सकता है और किसी अन्य अदालत में नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर होगा, इसको शुरू किया गया था 5 जून दोस्तों 25। ध्यान रखेंगे इस मिशन को 25 जून 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास घर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 40, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? ध्यान रखेंगे आप, अधिकांश हड़प्पा शहर दो भागों में विभाजित थे, जैसे कि गढ़ मतलब कि ऊंचा और छोटा पश्चिमी भाग और निचला नगर नीचा और बड़ा पूर्वी भाग है। हालांकि धोलावीरा क्या था दोस्तों, एक अपवाद है, ये 3 भागों में विभाजित था ओनली धोलावीरा, जैसे कि गढ़, मध्य नगर और निचला नगर। और ये तीनों भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरे हुए थे, जिनमें प्रवेश द्वार दोस्तों एंट्री गेट बने हुए थे कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये अपवाद है, ये डिवाइड था, 3 भागों में विभाजित था, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? ये है अनुच्छेद 42। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
ये संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका कार्य मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 42 इसका मतलब है कि राज्य को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कार्यस्थलों पर उचित मानवीय वातावरण सुनिश्चित करें, साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश और संबंधित लाभों का प्रावधान करें। ये कहता है आर्टिकल 42। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? ये होता है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, महासचिव। महासचिव भारत में संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का एक प्रशासनिक प्रमुख होता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के पहले अध्यक्ष थे? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पहले इस संघ के पहले अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। अगर पूछता है पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों, भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश से होने वाली आय के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। अब दोस्तों जैसे कपास है, चावल है, बाजरा है, ध्यान रखेंगे ये सारी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और वसंत ऋतु में इनको काट लिया जाता है। जैसे कि रबी में आएगा गेहूं, छोटे छोटे नाम होंगे जैसे गेहूं, चना, जई, चना, अलसी, सरसों, ये सभी आता है रबी में। अकॉर्डिंग टू रबी फसल कौन सी है? चना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 46, 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर होगा, आसान क्वेश्चन है दोस्तों, किसने किए थे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? आपको ध्यान रखना है, पहले एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने साल 1951 में 1951 में नई दिल्ली में की थी। कहां पे? नई दिल्ली में, 1951 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? आप ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद ने इंद्रजाल नामक हिंदी कहानी संग्रह का दोस्तों क्या किया था? प्रकाशन किया था, या कह सकते हैं लिखा था, और ये प्रकाशित हुआ था 1936 में, और ये उनका 5वां कहानी संग्रह था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जयशंकर प्रसाद। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, रैफलेसिया ओर्नाल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये फेमस है, ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा वनस्पति जगत में सबसे बड़ा फूल देने के लिए फेमस है। सबसे बड़ा फूल होता है इस पौधे का लगभग 10 किलोग्राम के आसपास, जो जिसका दोस्तों व्यास है जो 1 मीटर से भी अधिक हो सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 50, अजीता श्रीवास्तव डैश की प्रसिद्ध लोक गायिका है जो, और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। आपको ध्यान रखना है, अजीता श्रीवास्तव दोस्तों ये बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से, एक प्रसिद्ध लोक गायिका है, और इन्हें मिला था 2022 में पद्मश्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये है, कहाँ की है? अजीता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।